आज हमारा टॉपिक जो है वो सामान्य अध्ययन के विषय आरओ यूपीपीएससी की 2000 परीक्षा के पर केंद्रित है, जिसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पीरपुर समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हुए उपद्रव की जांच के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा है कि इसकी स्थापना कांग्रेस के द्वारा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और सार्वजनिक दहन के संबंधी आक्रामक प्रचार के लिए की गई थी। सी ऑप्शन है, इसकी स्थापना मुस्लिम लीग के द्वारा 1936-37 के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा मुस्लिमों पर किए गए कथित अत्याचारों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए गई थी। या फिर चौथा ऑप्शन है, इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने भारत के औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की थी। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि पीरपुर समिति का गठन जो है वो 1936-37 के कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के जांच के लिए की गई थी, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत पद स्वीकार करने का निर्णय लिया था और उसके तहत उन्होंने 1937 में हुए चुनाव में भाग लिया था और भाग लेकर उन्होंने भारत के कई राज्यों के प्रांतों में सरकार बनाई और लगभग 28 महीने तक उन्होंने शासन किया। और इस शासन के दौरान कई जन कल्याण के प्रयास किए, जैसे आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त कर दिए गए, प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए, जब्त किए गए शस्त्र और शस्त्र के लाइसेंस बहाल किए गए, पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। खादी को सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया और कई तरीके थे, और स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस से नाराज इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस ने उनके साथ सत्ता साझा नहीं की थी। लीग ने इसलिए 1938 में पीरपुर समिति का गठन किया ताकि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के द्वारा उनके द्वारा कथित तौर पर मुस्लिमों पर अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। इसलिए उन्होंने इस कमेटी का पीरपुर समिति का गठन किया था और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि समिति ने कांग्रेस पर धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप करने, हिंदी के पक्ष में उर्दू का दमन करने, उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने और आर्थिक क्षेत्र में मुसलमानों का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह आजाद हिंद फौज के राजनीतिक विचारों आदर्शों से प्रभावित थी। आम जनता इस विद्रोह से अप्रभावित रही, जिनकी वजह से यह केवल सेना तक ही सीमित रही। तीसरा है, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत के वायसराय को तत्काल इस्तीफा देना पड़ा। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, तीनों, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला कथन जो है वो सही है। शाही नौसेना विद्रोह जो है 1946 में भारतीय नौसेना विद्रोह या फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कई विद्रोहों में से एक प्रमुख था। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें पहला जो आता है वो आता है नस्लीय भेदभाव। भारतीय सैनिकों को उनके ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पहले से जो प्लान था कि नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनके समकक्ष ब्रिटिश सैनिकों के वेतन और उनके जीवन स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। मतलब कि ब्रिटिश सैनिकों के समकक्ष जो होते थे ब्रिटिश सैनिक, और भारतीय सैनिकों में उनके जीवन स्तर और उनके वेतन में काफी अंतर था। दूसरा है खराब परिस्थितियां। नौसैनिकों को बेहद खराब जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपर्याप्त भोजन दिया जाता था, तंग क्वार्टर में रखा जाता था और उनके कार्य की दयनीय परिस्थितियों और ब्रिटिश अधिकारियों के कठोर व्यवहार ने उन्हें और अधिक विद्रोही बना दिया था।
फिर तीसरा आपका आता है राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना जो है वो इस विद्रोह में व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे आजाद हिंद फौज के मुकदमे, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, से इनका आंदोलन प्रेरित था, जिसने नौसैनिकों के स्वतंत्रता और न्याय की भावना को प्रभावित किया। इंग्लैंड के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ बोलने पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बीसी दत्त। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बीसी दत्त। बीसी दत्त बीसी दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके बाद भूख हड़ताल और विरोध प्रारंभ हो गए थे। हड़ताल के दौरान नए सैनिकों की कुछ मांगे थी, जैसे नए सैनिकों ने बेहतर भोजन और जीवन की दशाओं में सुधार की मांग की, जो उनकी निरंतर शिकायतों के कारण थे। राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रदर्शनकारी सैनिकों ने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की, विशेषकर उन लोगों की जिन्हें आईएनए मुकदमे के संबंध में हिरासत में लिया गया था। ठीक है, नौसैनिक स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद की लड़ाई और उनके सदस्यों पर चल रहे मुकदमों से प्रेरित थे, इसलिए जो है पहला कथन जो है वो सही है। इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी। नौसैनिकों ने इंडोनेशिया में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति उनके विरोध को दर्शाता था। साथ में उन्होंने समान वेतन और समान व्यवहार की भी मांग की। नौसैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों के बराबर समान वेतन और भत्ते की मांग की। साथ ही सेना में दशकों से चले आ रहे भेदभावपूर्ण प्रथाओं को भी समाप्त करने की मांग की। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य किया और स्पष्ट कर दिया कि भारत पर उनका नियंत्रण कमजोर हो रहा है। इस विद्रोह के ने भारत के भविष्य के शासन से संबंधित तत्कालिकता को बढ़ावा दिया और इसके उपरांत ही कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता की वार्ताएं प्रारंभ हुई। इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप भारत के ब्रिटिश वायसराय को तत्काल इस्तीफा देना नहीं पड़ा था, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। ब्रिटिश सरकार ने भी इस विद्रोह को कुचलने के लिए त्वरित और निर्णायक उपाय किए, जैसे सरकार ने बड़ी मात्रा में सैन्य बल तैनात कर दिए और विद्रोह को दबाने के लिए हिंसा का उपयोग किया गया। और फरवरी 1946 में वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के नेतृत्व में बातचीत के बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल ने नौसैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया। आत्मसमर्पण करते वक्त उन्होंने एक लाइन बोली कि हम ब्रिटिश सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह विद्रोह केवल सेना तक ही सीमित रहा था, बल्कि सेना तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इसके लिए इस विद्रोह को व्यापक जन समर्थन मिला था और विद्रोहियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए देश के अनेक हिस्सों में हड़तालें हुई थी, प्रदर्शन हुए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बॉम्बे स्टूडेंट यूनियन ने बॉम्बे में हड़ताल का आयोजन किया, इसलिए दूसरा कथन भी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में देखा जाने वाला पद एमुलेटर किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, परमाणु ऊर्जा से, अक्षय ऊर्जा से, या फिर अंतरिक्ष मिशन से? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। हाल ही में एप्पल ने iOS के लिए एक पर्सनल आधारित एमुलेटर सॉफ्टवेयर के उपयोग की मंजूरी दी, जो उपयोगकर्ताओं को आईफोन, आईपैड पर पारंपरिक सॉफ्टवेयर विशेष रूप से गेम खेलने की अनुमति देता है। एमुलेटर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस की नकल करने में सक्षम बनाता है, या किसी एक सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को बिना रीडिजाइन किए दूसरे पर चलाए जाने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है।
एमुलेटर सामान्यतया वैध होते हैं क्योंकि वो मालिकाना कोड का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बिना स्वामित्व के कॉपीराइट वाले रोम को चलाना या वितरित करना अवैध है। यदि एमुलेटर के अनाधिकृत स्रोतों से डाउनलोड किया जाए तो मैलवेयर वायरस के कारण सुरक्षा संबंधी खतरों की संभावना रहती है। वह अपनी संसाधन गहन प्रकृति के कारण डिवाइस के प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया या स्थापना की। कथन दूसरा है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का स्वराज प्राप्त की व्यवहारिक रणनीति के रूप में गांधी की सत्याग्रह रणनीति से विश्वास उठ गया था। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। दूसरा कथन एक और कथन दो दोनों सही है तो कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। कथन एक जो है वो सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि गोरखपुर की चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था। इस निर्णय पर मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे नेताओं ने असंतोष व्यक्त किया था। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिषदों को सुधारने या समाप्त करने संबंधी एक कार्यक्रम का विचार रखा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक खेमे ने इसका विरोध किया। इसके बाद सीआर दास और मोतीलाल ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह स्वीकार किया सिवाय एक बिंदु के। कांग्रेस ने कहा था कि वो चुनाव में भाग नहीं लेगी, लेकिन स्वराज पार्टी ने कहा था वह चुनाव में भाग लेगी। पार्टी ने घोषणा की कि वह परिषदों में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग को पेश करेगी। यदि वह मांग अस्वीकार किया जाता है तो इसके निर्वाचित सदस्य परिषद के भीतर एक समान, निरंतर और लगातार अवरोध की नीति अपनाएंगे, जिससे परिषदों के माध्यम से सरकार चलाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। स्वराजवादी ये भी स्वीकार करते हैं कि संसदीय कार्य चाहे जितना भी उपयोगी क्यों ना हो, किंतु वास्तविक शक्ति जो सरकार को राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी वह विधायिका के बाहर केवल जन आंदोलन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए परिवर्तन के पक्षधर और विरोधी दोनों ने गांधी जी की नेतृत्व की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया था। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उन्होंने केरल के अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए वायकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। और दूसरा है, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। और तीसरा है, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे। और चौथा है, वह अंतरजातीय विवाह के विरोध में थे। अंतरजातीय विवाह के विरोध में थे। तो कौन सा इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर सभी चारों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीन। इसमें केवल तीन कथन ही सही है। जो ईवी रामास्वामी थे वो एक महान समाज सुधारक थे। 1921 में मद्यपान निषेध अभियान के दौरान उन्होंने अपने ही खेतों से 1000 नारियल के पेड़ कटवा दिए। 1924 में इन्होंने वायकोम सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। वायकोम सत्याग्रह में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस सत्याग्रह का उद्देश्य जो था, अस्पृश्यों को केरल के वैकम में एक मंदिर के पास स्थित सड़क का उपयोग करने का अधिकार दिलाना था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है।
ईवीआर ने वीएस अय्यर के शेरनमा देवी मंदिर देवी गुरुग्राम में पालन की जाने वाली वर्णाश्रम नीति का भी विरोध किया था। 1924-25 के दौरान कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने तथ्य पर बल दिया कि कांग्रेस को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना चाहिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत अनेक समुदाय विशेषकर पिछड़े और दलित वर्गों के लिए विधानसभा में सीटों के आरक्षण का समर्थन किया गया, इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो सही है। और उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की भी शुरुआत की, इसलिए इसका दूसरा कथन भी सही है। इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह और जबरन विवाह की निंदा की, लेकिन अंतर जाति विवाह को उन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, वह स्वयं बिना किसी अनुष्ठान के कई विवाह संपन्न किए। ऐसे विवाह को आत्मसम्मान विवाह के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नौजवान शिशुओं को धर्मनिरपेक्ष नाम दिए, इसलिए चौथा कथन जो है वो सही नहीं है। इन्होंने मनु के नियमों का भी विरोध किया। उन्हें जाति आधारित संपूर्ण हिंदू सामाजिक ताने बाने का आधार बताया। उन्होंने अपने आदर्शों का प्रचार करने के लिए तमिल पत्रिकाओं कुदियारासु, पुराच्ची और विदुथलाई की स्थापना की। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।